हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर। आज अपन दोस्तों बात करने जा रहे हैं जो अपने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर लगता है रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण। देखो दोस्तों, ये चीज तब समझ में आती है जब अपना 5वां चैप्टर है पीरियोडिक टेबल आवर्तसारणी वो समझाया हुआ है। अगर वो समझ में आपके आ रहा है तो ये चैप्टर आपके आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें से स्पेशली जो क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों बेटा, इसमें से जब भी क्वेश्चन उठेगा वो एक क्वेश्चन तो आपके शोर आने वाला है कि अभिक्रिया का संतुलीकरण। तो एक तो अपन को पता होनी चाहिए कि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया का संतुलीकरण किस प्रकार करेंगे ये अपन देखेंगे। फिर इसमें से एक क्वेश्चन उठता है बेटा कि जो अपने रासायनिक अभिक्रिया है उसके टाइप्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये अपन चीज 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये अपन बाद की बात है। ठीक है, फिर अपन इसके प्रकार की बात करें तो इसके अंदर 3-4 प्रकार है वो देखेंगे। वहां से श्योर एक क्वेश्चन उठ के आता है। इसके बाद में एक अपने इसका पहले चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है संसारण या जंग लगना, वहां से भी क्वेश्चन उठता है कभी कभार। तो जो मेनली इसमें क्वेश्चन में जो पार्ट है इसके अंदर अपने 3 जगह से क्वेश्चन उठ सकता है। कौन कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है, कैसे क्वेश्चन उठ सकता है, उसके बारे में भी अपन जानेंगे। ठीक है, और अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है, अभिक्रिया क्या होती है, LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बारीकली एक एक को कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहले अपने जो पार्ट 1 की है वो हेडिंग है कि रासायनिक अभिक्रिया। तो अपन को पता होनी चाहिए दोस्तों कि अभिक्रिया क्या होती है। क्या अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के बारे में अपन को जानने की पता होना चाहिए पहले। ठीक है, अभिक्रिया की बात करूं जैसे दोस्तों मान लो कि अपन को कोई, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे Mg प्लस O2 और यहाँ पे MgO बना दिया। ठीक है, ये होता है दोस्तों, ये होते हैं दोनों होते हैं अपने अभिकारक या अभिकर्मक बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, अभिकारक। इनको क्या बोल सकते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। ठीक है, अभिकारक या अभिकर्मक बोल सकते हैं। ये होता है दोस्तों अपना उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद होता है, प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो अपन को ये पता होनी चाहिए कि अब जब बात करें कि अभिक्रिया क्या होगी तो अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि अभिकारक मिलकर जो उत्पाद का निर्माण करेंगे बेटा उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया के अंदर हमेशा 2 पदार्थ रहेंगे, या हो सकता है कि एक पदार्थ रहेगा उसका विघटन होकर दूसरा कोई उत्पाद बनेगा, या हो सकता है कि 1-2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो वो तो अलग अलग अपने अभिक्रिया के टाइप होंगे, लेकिन जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ उत्पाद हमको प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अपन अभिक्रिया। ठीक है, अब अपन बात करें कि अभिक्रिया तो अपन को पता चल गई कि उत्पाद हो गया, सॉरी अभिकारक होंगे उससे क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। लेकिन उत्पाद बनने के आधार पे भी अलग अलग होती है। इससे पहले अपन को ये पता चलना चाहिए कि अभिक्रिया लिखी कैसे जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा RHS होता है, कौन सा LHS होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, RHS और LHS देखो तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं टॉपिक में, वो बेसिकली दे रखा है, आपकी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाए तो ध्यान रखना। जो अभिकारक बेटा अपन जब खड़े होते हैं तो अपन को पता होना चाहिए जो अभिकारक वाली साइड होती है ये होती है बेटा LHS। ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है बेटा RHS, राइट हैंड साइड। तो ये दोनों भी अपन को पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि LHS की तरफ जो अभिक्रिया के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए अभिकारक कहते हैं। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा कि LHS की तरफ से जो अभिकारक होते हैं उनसे बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं, तो ये भी अपन को पता चाहिए कि RHS कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो ये तो अपनी बेसिकली बात हो गई कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें और जैसे मानो ये बेटा तभी समझ में आएगा जब आपने 5वां चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि तभी पता चलेगा आपको कि मैग्नीशियम क्या है। ये एक एलिमेंट्स आपको पता है, ये एक तत्व है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, फिर अपन को ये पता चलना चाहिए कि ये ऑक्सीजन। तो ये आप वहां पे आवर्त सारणी पढ़ के आओगे पहले, तब जाके आपको यहाँ पे जाके समझ में आएगा। अगर आप बिगर आवर्त सारणी के डायरेक्ट पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं अपने आप बताता हूँ कहाँ से। तो पहले अपने जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उसके अंदर ये पता होनी चाहिए अपन को कि क्या चीज है, क्या चीज अपन को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना एक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया अपन को लिखने आ गई, मतलब अपन को समझ में आ गया कि अभिक्रिया क्या होती है, कि अभिकारक होते हैं। अभिकारक या तो सरल में टूटेंगे या फिर उससे कोई दोनों कंपोनेंट मिलके या दोनों यौगिक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। मेनली ये कि अभिक्रिया में कुछ ना कुछ चेंज होने के बाद
जो अपन को प्राप्त होगा वो उत्पाद होगा, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसमें आरएचएस और एलएचएस वाला नियम है, तो ये भी आपको समझ में होना चाहिए कि एलएचएस किसे कहते हैं, एलएचएस किसको कहते हैं, अभिकारक को कहते हैं, आरएचएस किसको कहते हैं, उत्पाद को कहते हैं। ये भी अपन को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे बेटा अभिक्रिया संतुलीकरण। अभिक्रिया संतुलीकरण की यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अभिक्रिया संतुलीकरण समीकरण, यहाँ से श्योर बेटा क्वेश्चन उठना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता, हर बार आता है, अब की बार भी आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखो बेटा अभिक्रिया संतुलीकरण, संतुलीकरण का मतलब क्या होता है, पहले तो अपन को ये पढ़ना है, ठीक है। अपन को पता चल गया अभिक्रिया क्या होती है, अब अपन को पता होना चाहिए कि संतुलीकरण, अरे संतुलीकरण का मतलब अपन जब चौथा चैप्टर पढ़ते हैं तो बेटा उसमें दिया होता है कि संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन। संतृप्त का मतलब क्या हो गया कि जितना उसको चाहिए उतना उसको मिल रहा है, ठीक है ना, संतृप्त का मतलब ये होता है, ठीक है। तो संतुलीकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अपन को जितनी आवश्यकता होती है उतना मिल रहा है तो वो संतुलित है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी उपस्थिति में अपने पास बन रहा था बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास बना था, ठीक है। तो इसको अपन ये तो अभी अपने पास कोई अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है ना, ये कोई अभिक्रिया अपन को दी हुई है। अब अपन इसका रूप लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीशियम का अपन को पता है कि Mg होता है प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन क्या O2 लिख दिया बेटा, और ये अपने पास बन गया जब दो उत्पाद या अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो ये क्या एक अभिक्रिया। अब इसका संतुलीकरण कैसे देखना है बेटा, आपको वो करना है, ठीक है। तो देखो इधर मैग्नीशियम, पहले बात तो अपन को ध्यान रखना है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व को छोड़ के, ऑक्सीजन तत्वों को छोड़ के बाकी जितने भी अगर एलिमेंट्स अपन को विक्रिया में दिए हुए हैं तो उनको अपन को बराबर कर देना, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 2 लगा देता, तो यहाँ पे भी अपन को बिना देखे सोचे समझे 2 लगा देना है। पहले आपको एलिमेंट्स पूरे करने, ध्यान रखना, एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व दिखे आपको उनको संतुलित कर देना है। जैसे इधर 2 है तो उधर भी अब 2 मैग्नीशियम हो गए। फिर अपन ऑक्सीजन की बात करते, आपको पता तो ऑक्सीजन O2 के साथ रहता है, लेकिन जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो अब ये 2 अवस्था में हो गया। तो मैग्नीशियम का अगर सिंगल ऑक्साइड बनाते तो बेटा सिंगल ऑक्साइड नहीं बनता, आपने जब पढ़ा था उस टाइम पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनता, मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड बनता है, जो ऐसा बना देता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो अपने संतुलीकरण की बात हो गई। अब देखो बेटा अगर इसमें कोई रिएक्शन आपको पूछी जाएगी तो कैसे पूछी जाएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको अभिक्रिया में ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम को सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अगर कोई एलिमेंट्स आता है तो उसको आपको संतुलित कर देना है, ठीक है। कैसा भी हो चाहे वो कैसा भी नहीं हो, जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं अपन, ठीक है ना, घबराना नहीं है, आराम से देखना है। जैसे मैंने अभिक्रिया ले ली जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे बना देंगे बेटा अपन जिंक सल्फेट प्लस निकाल देंगे अपन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो अपन को वो इसका समीकरण लिखना है। समीकरण कैसे लिखना है, तो मैंने पहले कहा था कि आवर्सानी याद होनी चाहिए, आवर्सानी याद होगी तो आपका समीकरण लिख पाओगे। जिंक का अपन को पता है Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन आगे, तो अपन को प्राप्त क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा प्लस H2 गैस निकल। अब अपन को इस अभिक्रिया में देखना है कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपको ये देखना है कि जैसे इधर एक जिंक है तो इधर भी एक जिंक होना चाहिए। अब आप जैसे RHS और LHS वाला नियम लगा सकते हो, LHS, ठीक है, और RHS वाला। अब LHS के अंदर मतलब अपन को अभिकारक में उत्पाद आएगा, तो इधर अपने पास जिंक कितना बेटा, एक जिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने अपने पास, 2 हाइड्रोजन है,
ठीक है। सल्फर हाइड्रोजन कितने, 2 है। सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना अपने पास 1 है बेटा। और ऑक्सीजन की बात करें तो कितने, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, ये अपने एलएचएस की तरफ हो गए। आरएचएस की बात करें तो इधर देख लो बेटा, इधर जिंक कितना अपने पास, जिंक बेटा अपने पास 1 है। ठीक है, सल्फर की बात करें तो सल्फर अपने पास 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अपने पास 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अपने पास 2 है। अब अपन को देखना है कि जितने एलएचएस पे बेटा अभिकारक होगा, ये तो अपन को पता है, अभिकारक तो ऑलरेडी अपन को दिया होगा। अगर इधर ज्यादा है तो इधर का अपन को संतुलित करना है, इधर है तो इधर करना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे एलएचएस ने अपन को दे रखा है कि सल्फर की मात्रा अपने पास, सल्फर की कितने अणु, 1 अणु, तो यहाँ पे भी देखो बेटा सल्फर 1 ही है। ठीक है, फिर बात करें अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे 2 अणु है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 ही यौगिक है। ठीक है ना। फिर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है, तो उधर भी ऑक्सीजन के 4, मतलब ये अभिक्रिया ऑलरेडी बेटा संतुलित ही है। क्या ये संतुलित अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया? संतुलित अभिक्रिया, ये संतुलित अभिक्रिया। तो आपको ये पता रहना चाहिए, तो आपको ज्यादा ध्यान देना बेटा वो इसी पे देना है कि ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा तो एलएचएस और आरएचएस वाला नियम लगा के आपको उसमें यौगिकों की संख्या लिख लेना है। अगर एलएचएस में जितने यौगिक होते हैं बेटा उतने आपको आरएचएस में करने होते हैं। ठीक है ना, ये नियम लगा लेना अगर किसी के नहीं भी समझ में आए तो। अब ये अभिक्रिया संतुलीकरण है, तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, यहाँ पे आपको बस अभिकारक देखना है, अभिकारक देख के अभिक्रिया के उत्पाद को संतुलित करना है। ठीक है ना। आगे जैसे और उदाहरण बता रहा हूं मैं इसके, देखो एक उदाहरण और देखो बेटा, Fe प्लस H2, ये कोई उदाहरण दे रखा है अपन को। ठीक है ना, ये कोई उदाहरण दे रखा है। अब अपन को वही एलएचएस और आरएचएस वाले नियम से सोल्व करना है इसको। ठीक है ना बेटा, इसमें देखो आपकी किताब में इसके 7-8 चरण दे रखे हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना। अपन को तो वही सिंपल फंडा बनाना है, इधर जितने उधर उसको इधर करना है। ठीक है ना। अब अपन बात करें तो देखो आरएचएस लिख लो या एलएचएस लिख लो, दोनों में से एक लिखना है, और जितने यौगिक उधर है उतने यौगिक की तरह करने हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बेटा एलएचएस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आरएचएस। ठीक है, मतलब ये अभिकारक की साइड ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। अब देखो जैसे अभिकारक कितना देते हैं यहाँ पे, Fe की बात करें, आयरन की, लोहे की बात करें तो लोहा दे रखा है यहाँ पे अपन को 1, हाइड्रोजन कितने दे रखे बेटा 2 दे रखे, और ऑक्सीजन कितना अपने पास 1 है। ठीक है, एलएचएस की बात करें तो यहाँ पे देखो बेटा Fe कितने दे रखे अपन को 3 अणु। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो कितने दे रखे बेटा 4 दे रखे, और हाइड्रोजन अपन को दे रखे 2। अब देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी संतुलित है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 आयरन, और यहाँ पे जबकि आयरन 1 है। तो अब इसको अपन को संतुलित करना है। संतुलित करने का एक सीधा सा फंडा बताया था मैंने, कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने दिखे उतने लगा दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास उधर 3 है, तो यहाँ पे भी आप 3 कर दो बेटा, आंख मीच के 3 कर देना अपन को। बस अपन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ज्यादा काम करना, बाकी इतना ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे 3 हो गए फिर, और यहाँ पे भी 3 फिर हो गए। अब अपने पास ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4 अणु ऑक्सीजन के। ठीक है ना, अपन को ऑक्सीजन संतुलित करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करना है, संतुलित करना है। अब देखो ऑक्सीजन को कैसे संतुलित करना है। पहले अभिक्रिया, जैसे पहला इनका प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण में तो अपन को 3 Fe कर दिया अपन ने। ठीक है, और H2O लगा दिया, और Fe3O4 प्लस H2 अपन ने कर दिया। तो अपन का जो Fe था ये तो संतुलित हो गया। अब बचा अपन के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का काम, तो अपने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है अपन को। तो अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन है, जबकि इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर भी 2 ही है। ये तो दिक्कत नहीं है। अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु बेटा, 4 अणु। कितने अणु, 4 अणु। तो अब देखो इसको कैसे संतुलित करेंगे, जैसे F3 प्लस, अब यहाँ पे अपन को 4 लगाना है इसमें। अब देखो 4 ऑक्सीजन हो गए ना, हमेशा ध्यान रखना अगर यहाँ पे किसी भी संख्या के नीचे लगा रहेगा, इसका मतलब वो आगे वाली संख्या से गुणा होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या दुगनी होगी, ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को अपन को 4 चाहिए, अपन ने 4 ऑक्सीजन कर दिया आगे 4 लगा के। ठीक है ना,
ये मैंने 4 लगा दिया और अपन को 4 ऑक्सीजन के अणु हो गए। यहाँ पे भी अपने 4 ऑक्सीजन के अणु हो गए और उधर अपने पास क्या दे रखे हैं Fe3O4 प्लस H2। अब इधर देखो बेटा, इधर जितने अपने पास ऑक्सीजन है उधर भी इतने ही ऑक्सीजन है, तो Fe का खेल खत्म हो गया, ऑक्सीजन का खेल खत्म हो गया। अब अपन को बात करनी है किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है ना। अब किसकी बात करनी है, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 8 अणु हैं, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के 2 ही अणु हैं। तो अब इनको इधर कितने करने बेटा, 8 करने हैं, ठीक है ना। कितने करने, 8 अणु करने हैं। तो इसके 8 अणु करने के लिए बेटा अपन को इसका ये द्वितीय चरण हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ये द्वितीय हो गया। और अब मैं तृतीय चरण कर रहा हूँ, इसमें ध्यान देना बेटा। ये कुछ नियम, बस छोटा सा नियम है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ से आएगा। अब तृतीय चरण में देखो बेटा, Fe3 प्लस 4H2O से अभिक्रिया करी तो अपने पास प्लस H2 ये है। अब यहाँ पे अपने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 अणु ना, 2 को जब 4 से करोगे तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ आपने पास हाइड्रोजन के 8 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अपने पास 2 ही है। अब इधर भी 8 होनी चाहिए ना। अरे जब मैंने पहले बताया था कि सबकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 8 करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे बेटा अपन 4H2 कर देंगे, 4H कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये संतुलित हो जाएगी अपनी पूरी क्रिया। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 3Fe प्लस 4H2 और Fe3O4 प्लस 4H2O। अब देखो बेटा, इधर देखो, इसमें देखो अभिक्रिया में, इधर भी अपने पास 3 आयरन है, इधर भी पास अपने 3 आयरन है, इधर अपने पास 8 ऑक्सीजन है, इधर भी बेटा 8 ऑक्सीजन ही है, वो हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी अपने पास 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। मतलब ये अभिक्रिया पूरी संतुलित हो चुकी है, ठीक है ना, ये संतुलित अभिक्रिया है। तो मैंने कहा था कि पहले आपको बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अगर अदर कोई भी एलिमेंट्स दिखे तो आंख मीच के आपको तो बस आगे उसकी बराबर कर देना है, ठीक है। यह हुआ अपने संतुलित अभिक्रिया। इसके बाद में इसको ध्यान रखना बेटा, इसको नियम, इस नियम को कहते हैं हीट एंड ट्रायल का नियम कहते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जब ऐसे संतुलित करते हो आप, तो अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा वो, हीट एंड ट्रायल का नियम कहते हैं इसको, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल का नियम कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीट एंड ट्रायल के नियम के अनुसार अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो अपन को ज्यादा घबराना नहीं है। हीट एंड ट्रायल का तो भी अपन को अपने हिसाब से ही करना है, जैसे बताया वैसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि हीट एंड ट्रायल अगर क्या करना है, अफरा तफरी मचाना नहीं है, सिंपल अपन को नॉर्मल लेके चलना है, ठीक है ना। अगर आप इसको इतनी बड़ी भी ना करके आप यहाँ पे भी कर सकते हो, पहले पद में पूरी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक तरीका बताया कि पहले किसको किस हिसाब से करते, ठीक है ना। तो एक को अपन संतुलित करते चलेंगे, लेकिन अगर वहां पे आपके अभिक्रिया दी हुआ है तो आपको इतना फंडा नहीं करना है। आपको एक अभिक्रिया दी हुई आएगी, दूसरे अभिक्रिया में तुरंत आपको उसको पूरी को संतुलित कर देना। बस आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने हैं उनको तो मिला देना, उसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करना। हो सकता है कि इधर जैसे इधर अपने ऑक्सीजन 4 दिए हुए और इधर 8 हो गई, मान लो ये इधर होते तो फिर अपन को उधर बराबर करने पड़ते। तो अपन को अभिक्रिया में किसी तरफ भी हो, अभिकारक की तरफ हो या उत्पाद की तरफ हो, आरएचएस हो या एलएचएस हो या आरएचएस हो, दोनों तरफ अपन को बराबर करना है, ठीक है ना। ये हो गया बेटा अपना अभिक्रिया संतुलीकरण का, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा, 100% आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता इसको। और ये बहुत बार गलत होता है, तो इसमें आप गलत करना नहीं है, गलत करने वाली है नहीं वैसे इसमें कुछ। अब देखो जैसे एक अभिक्रिया और बता रहा बेटा, एक अभिक्रिया और देखो, C6 प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया ना अपनी, H12 O6 प्लस 6CO2।
ये अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 ये अभिक्रिया दे रखी है अपन को, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो अपने होती है अभिक्रिया, उसका उत्पाद दे रखे है, ये इसको उल्टी करते तो प्रकाश संश्लेषण हो, इसका ऐसे करे तो यहाँ पे देखो अपने पास ग्लूकोज और ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है, ठीक है ना। ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है, उससे हाइड्रोजन बन रही है, एनर्जी भी मिलेगी अपन को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस है। अब देखो बेटा अपन को वही RHS और LHS वाला नियम लगाना है। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या अपने पास कितनी बेटा 6 कार्बन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात करें तो अपने पास कितने 12 है, ऑक्सीजन की बात करें तो कितने 6, ठीक है। ये अपने उत्पाद में, वो सॉरी अभिकारक में LHS है अपना, है ना। अब देखो RHS की तरफ देखो, यहाँ पे कितने बेटा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे यही लिख लो, ये RHS हो गया और ये RHS हो जाएगा, LHS नहीं लिख लो। कार्बन की बात करें तो कितने बेटा 6 कार्बन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो कितने 12 ऑक्सीजन अपने पास, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने बेटा 12 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने अपने पास 12 हाइड्रोजन है। और फिर उसमें 6 ऑक्सीजन हो गए, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास 18, ठीक है ना। टोटल हो गया अपने पास 18। अब देखो बेटा अपन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है, क्योंकि कार्बन इधर भी सही है और इधर का भी कार्बन की संख्या चाहिए। अब अपन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करनी है, ठीक है। तो आ जाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को बराबर कर देते हैं। मैंने बताया था कुछ नहीं करना अपन को, बस जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही इधर करना है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 12 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 12 ही है, ये भी संतुलित है। अब अपन को ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी बेटा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी बेटा 18 है। तो कैसे अपन इसको बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए अपन आप यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने जोड़ेंगे 6 और 2 जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे 6 तो अपने पास पहले ही है और 12 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये हो गया अभिक्रिया संतुलीकरण। ये पूछे नहीं जाएगा आपको, ऐसे बहुत लेंथी पड़ जाएगा, लेकिन कभी आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण वाला। इसमें जब अपने श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज है छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, तो ग्लूकोज वाला श्वसन वाला भी पूछ लेगा, आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो आपको तो पहले तो जो भी एलिमेंट्स आए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितना इधर है उतना इधर को बराबर करना है दोनों तरफ। उसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले खेल को थोड़ा समझना है। अगर इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर बराबर करना है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा है तो इधर बराबर करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है, तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में बेटा अपने बात करें तो अपने बात चलती है कि रासायनिक अभिक्रिया है उसका टाइप्स की बात होती है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखो अपन बात करेंगे रासायनिक, पहली बात तो कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, ये अपन को ध्यान में होनी चाहिए। मैंने बताया था शुरू में कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे, ठीक है, उठता नहीं है लेकिन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहले मैं एक बार बता रहा हूँ, पहला प्रकार होता है बेटा इसमें संयोजन। देखो इनके नाम से याद निकलेगा बेटा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का प्रकार होता है बेटा अपना विसंयोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चौथे टाइप की बात करें तो चौथा टाइप है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है बेटा अपना रेडॉक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं आपको उपचय, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इनमें बेटा कुछ नहीं है, नाम से ही अर्थ है, नाम से इनकी परिभाषा हो रही है, बस आपको उदाहरण ध्यान रखना है कि किसमें क्या हो रहा है किसमें क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अपने 5 प्रकार है, ठीक है ना।
5 प्रकार में से अपन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं अपन, आओ देखो पहला ही टाइप बात करते हैं अपन। पहला टाइप कौन सा अपना, पहला बेटा अपना संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखो बेटा, जिसका नाम है इस नाम से अर्थ निकलेगा संयोजन। सह का मतलब क्या होता है साथ, ठीक है ना। साथ या संबंध, संबंध कब बनते बेटा, जब भी कोई दो आदमी मिलते तभी संबंध बनते हैं ना। अरे बिना एक आदमी संबंध थोड़ी बना सकते हैं, दो आदमी मिलेंगे तब जाके संबंध बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उत्पाद है बेटा, वो दोनों, मान लो कि कोई अभिकारक है, वो दो अभिकारक मिलके, दो यौगिक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। एक उत्पाद क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसकी परिभाषा की बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा, इसकी परिभाषा बनेगी दो या दो से अधिक अभिकारक, पोस्टर में कर लेना बेटा, अभिकर्मक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे देखो बेटा, CaO plus H2, CaO plus H2 बेटा, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना। वही अपन को पता है, अपना क्या होता है, जल होता है। जब बेटा इसकी रिएक्शन करवाएंगे, जब बिना बुझे जो है चूने के अंदर अपन पानी डालेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, जो अपना अपन को उत्पाद प्राप्त होगा वो बनेगा बेटा CaOH का CaOH बनेगा, ठीक है। ये बनता है बेटा, ये बनता है, इसको कहते हैं अपन बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस इसमें उष्मा निकलेगी बेटा, क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अपने पास अभिकारक कितने बेटा, दो अभिकारक है, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। और अभी अपने परिभाषा क्या पड़ेगी, दो या दो से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अपन को यहाँ पे उत्पाद मिल रहा है वो एक मिल रहा है, जबकि अभिकारक कितने अपने पास, दो है ना बेटा। अपन घर के या दीवारों की जो पुताई करवाते हैं तो अपन कलर लेके आते हैं व्हाइट वाला, उसको कहते हैं बेटा CaO। उसको क्या कहते हैं, CO, कली कहते हैं, कलर कहते हैं, जो भी कहते हैं आप, जो कली होती है व्हाइट उसको कहते हैं अपन CaO या चूना बोल सकते हैं उसको। लेकिन वो कैसा होता है, किस अवस्था में होता है, बिना बुझा अवस्था में होता है। जब बेटा देखना, कभी घर पे पुताई करने वाला आता है, तब देखना आप कि जब उसके अंदर पानी डाला जाता है और जब उसके पास में खड़ा होता है तो उसमें से इतने भयंकर वाली बातें निकलती है, बहुत भयंकर। क्यों निकलती, क्योंकि बेटा वो ऊर्जा निकलती है, वहां से ऊर्जा निकलती है, क्योंकि उसके अंदर जब जल डालते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं और वो बिना बुझा होने की वजह से बुझे हुए अवस्था में आ जाता है। जल का तो क्या करता है, ऑब्जर्व हाइड्रोजन को ले लेता है, ठीक है, और प्लस में वो एनर्जी मुक्त करता है, वहां से क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठ सकता है आपके कि जो बिना बुझे हुए चूने को जब बुझाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है वहां पे, ठीक है। संयोजन तो होती है, प्लस में ध्यान रखना बेटा उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा सेपी अभिक्रिया। क्यों होती है उष्मा सेपी अभिक्रिया, क्योंकि बेटा इसमें से उष्मा सेपी का मतलब किसे कहते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया उष्मा शोषी और उष्मा सेपी दो प्रकार की होती है, ठीक है। मेनली अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो एक तो होती है उष्मा सेपी और एक होती है उष्मा शोषी। सेपी क्या करती है बेटा कि जब किसी दो या दो अभिकारकों का अपन जो आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया होने के बाद जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद के साथ अगर एनर्जी बाहर निकल रही है, अगर एनर्जी ब्रह्मांड में जा रही है, वातावरण में एनर्जी जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उष्मा सेपी। सेपी का मतलब उष्मा त्याग रही है। शोषी का मतलब क्या होगा कि बेटा जब अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें क्या हो, उष्मा का ऑब्जर्व करेगी, वायुमंडल से उष्मा का क्या करेगी, वहां से ऑक्सीजन का ऑब्जर्व करेगी, तो उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं बेटा अपन
उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, वो उष्मा का शोषण करेगी, जबकि यहाँ पे उष्मा क्या है, बाहर वायुमंडल में त्यागी जाएगी। ये अपना संयोजन अभिक्रिया हुई। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जिसे अपन ने देखा कि एक अपन को बिना बुझा हुआ चूना लिया, उसको जब जल से रिएक्शन करवाई तो अपने क्या बना, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ और प्लस में उष्मा का विसर्जन हुआ, ठीक है। अब बेटा इसके आगे देखो, इसका एक उदाहरण और देख लो, ध्यान रखना, उष्मा शोषी और उष्मा सेविका बेटा थोड़ा सा। कोयले का दहन देखे, चौथे चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, याद होता आपको, कोयले का दहन। कोयला क्या होता है? कार्बन ही होता है ना। कोयला क्या होता है बेटा? कोयला क्या होता है? कार्बन ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कार्बन है, अब दहन हो रहा है, दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, O2 की उपस्थिति में इसका दहन होता है, बेटा ये बन जाता है CO2। क्या बन जाता है? CO2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी किसी का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भी क्या, दो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन। क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा कि कोयले का दहन की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर फिर भी आप लिखे आओ संयोजन अभिक्रिया आ जाए तो आप उदाहरण से लिख के आना उसमें कि कोयले का दहन एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपना दूसरा प्रकार बात, बेटा कुछ नहीं है इनमें, मैंने कहा था अर्थ है इनका, जो अभिक्रिया का नाम दे रखा उससे अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो अगला वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब बेटा वियोजन, पहले आपने पढ़ा था संयोजन। संयोजन में क्या देखा था अपन ने? किसका संयोजन में क्या होता है बेटा? वहां पे किसी भी अणु का जुड़ रहा था। और वियोजन में क्या होगा बेटा? वियोजन में कोई भी अणु है जो वहां से क्या कटेगा, हटेगा या टूटेगा। या ऐसे मान लो कि कोई एकल अभिकारक रहेगा, वो अभिकारक जब अपन उसको उष्मा देंगे तो वो अपने अलग अलग छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें तो वही होगी इसकी परिभाषा। देखो क्या होगी इसकी परिभाषा, अभिकारक उष्मा देने पर छोटे छोटे उत्पादों में विखंडित हो जाता है। जब उष्मा देंगे तो क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा उसके में। जैसे इसके उदाहरण की बात करते बेटा, देखो इसके उदाहरण की बात करें तो